आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी तो सावरकर जैसे लोग अंग्रेजों के चापलूस बनकर उन्हें माफ़ीनामा मांग रहे थे। राहुल गांधी जी कायर नहीं हैं। वो वर्तमान में बैठे हुक्मरानों के से ना तो समझौता करेंगे और न ही माफ़ी मांगेंगे। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे युवा साथी, युवा समाज सेवी गौतम गौरांग जी। गौतम गौरांग जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। गौतम गौरांग जी, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को देने का कष्ट करें। पुष्कर जी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों और साथियों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। मैं एक युवा समाज सेवी हूँ और मैं एक पार्टी संगठन से भी जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और लगातार सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देता रहता हूँ। यही मेरी परिचय है फिलहाल। अच्छा गौतम गौरांग जी, आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं अभी फिलहाल? फिलहाल मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, आप लोग बिना बात के बतंगड़ क्यों बना रहे हैं आजकल? संसद में हंगामा, बाहर आंदोलन, इन सबों का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं आजकल आप लोग? पुष्कर जी, अगर सही बात बोलने के लिए आवाज़ दबाने को बात का बतंगड़ बनाना अगर कहिएगा, तब तो हमारे देश की जो राजनीति है राइट टू एक्सप्रेशन की, उसी के ऊपर हमें रोका जा रहा है। लगातार जो वर्तमान की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, यही कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह ऑपोजिशन के जितने नेताओं हैं, जितने उनके विरोध में आवाज़ आती है बोलने वाली, उनको रोका जाए, और इसको ये दूसरा रंग देकर बात को बतंगड़ बनाना बोल रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल है हमारा आपसे। सावरकर नहीं हूँ, माफी नहीं मांगूंगा, इसका मतलब क्या है? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताने का कोशिश करेंगे क्या? राहुल गांधी जी ने मन से खुले तौर पर यह कहा कि जब हमारी देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी तो सावरकर जैसे लोग अंग्रेजों के चापलूस बनकर उन्हें माफ़ीनामा मांग रहे थे। राहुल गांधी जी कायर नहीं हैं। वो वर्तमान में बैठे हुक्मरानों के से ना तो समझौता करेंगे और न ही माफ़ी मांगेंगे। अच्छा, तो सावरकर से क्या तुलना करते रहते हैं राहुल गांधी हमेशा? सावरकर से तुलना इसलिए करते रहते हैं, उसका कारण यही है कि जिस पदचिन्हों पे आज भाजपा सरकार चल रही है, इसका जो बीज किसी ने बोया तो वो थे सावरकर। अच्छा, इसलिए क्या राहुल राहुल गांधी गांधी? जी इस हमारा अगला क्वेश्चन। अच्छा, आप बस पहले बोल लीजिए। इसलिए राहुल गांधी जी हमेशा उस बीज की बात करते हैं जिसने हमारे देश में नफरत फैलाने का काम किया। अच्छा, हमारा अगला सवाल है, क्या राहुल गांधी ने मोदी शब्द का उपयोग कर ओबीसी समाज का अपमान किया है? जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कहीं पे उन्होंने किसी समाज के बारे में कहीं ज़िक्र नहीं किया था। उन्होंने साफ-साफ शब्दों में उस समय भी कहा था और आज भी कर रहे हैं कि जितने चोर थे, उनका उपनाम मोदी ही क्यों है। ये कहीं से भी यह नहीं दर्शाता है कि वो एक समाज को बुरा दिखाने के लिए बोल रहे थे। अच्छा, हमारा अगला सवाल है, क्या भाजपा बिना विपक्ष के सरकार चलाना चाह रही है? इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, भाजपा की तो यही इच्छा है कि सदन से जितने विपक्ष के लोग हैं वो उठ के चले जाएं और भाजपा और आरएसएस संघी के लोग वहां बैठकर देश को चलाएं। लेकिन हमारे रहते हुए वैसा न कभी होगा, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई जारी रहेगी और हम इस दबे कुचले और गरीबों की आवाज़ को झुकने नहीं देंगे। अच्छा, आगे की रणनीति क्या है कांग्रेस की? आगे की राजनीति हम जनता के बीच जाएंगे। जो भी वर्तमान की सरकार की गलत नीतियां हैं, उसका पुरजोर रूप से विरोध करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि इस सांप्रदायिकता फैलाने वाली सरकार को जल्द से जल्द भारत की शासन सत्ता से हटाकर कांग्रेस की सरकार को चुनें। अच्छा, तो आपका भी मुख्य लक्ष्य सरकार और सत्ता में आना है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। सरकार और सत्ता में आने तो लक्ष्य होना ही चाहिए, बट लेकिन साथ में ये भी होना चाहिए कि जिस तरीके से हमारे देश की प्रगति होनी चाहिए थी, या फिर तमाम पैरामीटर्स पे जिस तरीके से हमारा देश आज पिछड़ रहा है, उन सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाना है
तो स्वाभाविक सी बात है उसको सही करने की डिमांड आएगी कि भाई इसको सही कैसे किया जाए। तो उसको सही करने का तौर तरीका के साथ हम बजाबते पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच जाएंगे और 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार को विफल करेंगे, शासन सत्ता से हटाएंगे। एक और सवाल है आपसे कि आपने कहा हम सत्ता शासन में जाएंगे, फिर से हम सरकार बनाएंगे। अभी नरेंद्र मोदी जी 2014 में 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा 70 साल आपने राज किया। आपने 70 साल में राज किया, आपने क्या किया कि अब फिर से आपको विकास की बातें कर रहे हैं? कहीं जनता को गुमराह करने की आप लोगों की ये साजिश तो नहीं है? 70 साल में जो सवाल वो करते हैं, पूछते हैं, उनको अपने ईमान में खुद झांक कर देखना चाहिए कि जिस दिन भारत अंग्रेजों के हाथ से आज़ाद हुआ था उस दिन भारत सरकार के पास एक सुई बनाने के भी पैसे नहीं थे, और सुई से लेकर हवाई जहाज तक कल कारखानों, DRDO, इसरो, IITs, IIMs जैसे तमाम संस्थाओं को भारत कांग्रेस सरकार ने देने का काम किया है। और 2014 के बाद से अगर आप भाजपा का आंकलन करेंगे तो ऐसी कोई संस्था का नाम बताइए जहां पे किसी पब्लिक अफेयर्स में किसी पब्लिक को कोई फायदा पहुंचा हो। ये सिर्फ और सिर्फ एक सवाल और है हमसे आपसे गौतम जी। गौतम जी, अगर बिहार में कहा जाए तो आप लोग 30 सालों से सत्ता शासन से दूर हैं। विगत कुछ सालों में आप लोग गठबंधन में रहे हैं लेकिन पूर्ण सत्ता में नहीं रहे। आप लोग अभी भी गठबंधन में हैं और सरकार में हैं। इट मीन्स कि आपके 2 मंत्री हैं अभी भी सरकार में। आप लोगों का इस प्रदेश के लिए क्या विकास का धाराएं चल रही है और क्या विकास कर रहे हैं आप लोग अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो के अनुसार? जैसा कि हमारा नेतृत्व नीतीश कुमार जी के साथ चल रहा है और जिस तरीके से हम लोगों ने वादे किए थे कि युवाओं को आने के बाद हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, उसमें हम लोग प्रगतिशील हैं और जल्द से जल्द और भी रोजगार की संभावनाओं को खोजने की प्रयास कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि हम इसमें सफल भी होंगे और जल्द से जल्द युवाओं को और बेरोजगारों को नौकरी प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, एक सवाल आपने बोला, आप सत्ता में नहीं थे आज से 20 साल से 2005 से आज तक नीतीश कुमार जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बिहार प्रदेश के। सत्ता में आप नहीं थे, उनके साथ नहीं थे, लेकिन 20 सालों से बिहार में कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पाई, पूर्ण व्यवस्था नहीं हो पाई। व्यवस्था हुई लेकिन पूर्ण व्यवस्था नहीं हो पाई। आज हमारा देश प्रवासियों के नाम से भी जाना जाता है। बिहार प्रदेश एक प्रवासियों के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि मुखिया चेंज नहीं होने के बाद आप क्या उस मुखिया के साथ सरकार बना देने के बाद आप विकास कर लेंगे? देखिए, जो पीछे की परिस्थिति थी उस पे अगर देखा जाए तो 90 के दशक के पहले हमारी सरकार बिहार में थी। जो ये आपने प्रवासी का सवाल उठाया, प्रवासियों की संख्या उस समय बहुत कम थी क्योंकि हमारे प्रदेश में ही रोजगार उत्पन्न करने के बहुत सारे इंडस्ट्रीज थी, जिसमें कि कुछ गया ले लीजिए, बिहार शरीफ ले लीजिए, भागलपुर ले लीजिए, नालंदा ले लीजिए, या फिर उत्तरी हिस्सों में भी बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ चीनी मिलें थी, तो रोजगार उत्पन्न थी। लेकिन 90 के दशक के बाद ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि ये सारी संस्थाएं किसी भी तरीके से खत्म हो गई या बर्बाद हो गई। उसके बाद से हम लोग शासन सत्ता में रहे नहीं, बहुत थोड़े दिन के समय के लिए 2015 में 2 सालों के लिए सरकार में आए, और हम लोग के लिए वो बहुत चुनौतीपूर्ण भी रहा था क्योंकि हम लगातार प्रयास में थे कि जितना जल्दी से जल्दी हो रोजगार को वापस से पटरी पर लाया जाए, वो सारी चीज़ों को, जो चीज़ खराब हो चुकी थी उसको पटरी पर लाया जाए। वर्तमान में जो महागठबंधन की सरकार बनी है उसमें नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर ये वार्तालाप हुई है कि जो हमारे प्रदेश में प्रवासी मजदूर हैं जो कि दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में जाकर काम करते हैं, उनको कैसे से पुनर्स्थापित किया जाए, इसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। और हमारा मानना है कि नीतीश कुमार ने भी इसके ऊपर संज्ञान लिया है और जल्द से जल्द इन सारी समस्याओं का हल होगा। इसके लिए नीतीश कुमार जी बहुत तत्पर हैं।
अच्छा, और आप लोगों की हमारी पार्टी सदन से लेकर सड़क तक ये सवाल हमेशा उठाती रहती है और उठाती रहेगी। अच्छा, एक सवाल और, आखिरी सवाल है, कैसी चल रही है तैयारी 2024 की? क्या इस बार राहुल गांधी बनेंगे पीएम देश के? जी, मैं ये दावा के साथ कहता हूँ कि 2024 में जो ये जुमलाबाजी की सरकार है भाजपा की, जनता उनकी बातों को पूरी तरीके से समझ गई कि ये जुमलेबाज की सरकार है, बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। तो 2024 के चुनाव के नतीजे आने का इंतजार करिए। 2024 के बाद इन भाजपाइयों को शासन सत्ता से उतारेंगे और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में आप देखेंगे। अच्छा, धन्यवाद गौतम गौरांग जी, हमारे साथ जुड़ने जी के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।